हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सभी लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 14,500 बच्चों पर अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद ये चेताया है कि हमें कम उम्र के बच्चों को एंटीबायोटिक दवा हो सके तो ना के बराबर खिलाना चाहिए, मतलब खिलाना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अब एंटीबायोटिक क्यों नहीं खिलाना चाहिए, क्या होता है, इसके बारे में पहले आप लोग दोस्तों हम एंटीबायोटिक दवा के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखना और फिर एंटीबायोटिक दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पर, ये विकिपीडिया करोगे हिंदी में भी आ जाता है, लेकिन हिंदी में इतना टफ लिखा होता है समझ नहीं आता, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन परिचित इंग्लिश शब्दों से हो जितना भी, मतलब दवाई क्षेत्र में तो आप इंग्लिश के शब्द से ही परिचित हो। दोस्तों एंटीबायोटिक क्या है? एक टाइप की एंटी माइक्रोबियल है। क्या है ये? एक टाइप की एंटी माइक्रोबियल है। दोस्तों ये दवा जो है एक टाइप की एंटी माइक्रोबियल है। आपको हम दिखाते हैं इसके बारे में। दोस्तों जब ऐसे आप देखोगे तो एक प्रकार की क्या है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, मतलब एंटीबायोटिक वो दवा होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं। दोस्तों ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं और इनको अगर देखा जाए तो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में फाइट करती हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर कोई इन्फेक्शन फैलता है तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में फाइट करती हैं और उस इन्फेक्शन को क्या कर देती हैं, लोग दवाइयाँ मिटाती हैं, हमारा ट्रीटमेंट करती हैं और हमें क्या करती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं, प्रिवेंशन ऑफ सच इन्फेक्शन, और हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। दोस्तों ये क्या करती हैं, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उन कीटाणुओं को या तो क्या करती हैं, मार देती हैं, या उनके प्रोग्रेस को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, बैक्टीरिया के प्रोग्रेस को रोक देती हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, इनका यूज हम अब बहुत मात्रा में कर रहे हैं, ठीक है, और इनको इतना यूज कर रहे हैं कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये दवाएं हम पर काम भी नहीं करती। क्यों नहीं करती ये भी हम बताएंगे। और दोस्तों जो ये एंटीबायोटिक दवा होती हैं, आपने साफ साफ देखो लिखा है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस सच एज कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स जो दवाएं होती हैं ये वायरस के खिलाफ काम नहीं करती हैं। जो बीमारियां वायरस से फैलती हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया से नहीं फैला हुआ है, ठीक है, ये वायरस से फैला हुआ है, तो ये दवाइयाँ जो हैं उन पर इस्तेमाल नहीं करती हैं। इन पर जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं उनको कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स और एंटीवायरल दवाइयाँ इन पर यूज की जाती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एंटीबायोटिक दवा के बारे में, तो इसका हम आजकल बहुत यूज कर रहे हैं। और इसका आविष्कार जो किया गया था, तो इसका आविष्कार सबसे पहले जो आविष्कार किया था आपको इसका वो क्या कहते हैं, फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। फ्लेमिंग ने कौन सी दवाई का आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का, जो वर्ल्ड की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा थी जिसका खूब मात्रा में यूज होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये पेनिसिलिन, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए एंटीबायोटिक का, तो एंटी का शब्द जो होता है, एंटी माने होता है एंगेज, मतलब प्रतिरोध, और बायस माने होता है लाइफ, मतलब जो जीवन के विरोध में हो, अर्थात किसके जीवन के विरोध में? जो आपके अंदर वो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके जीवन के विरोध में होती हैं, क्योंकि ये उनको बढ़ने नहीं देती हैं। तो एंटीबायोटिक दवा है, लेकिन दोस्तों एंटीबायोटिक दवा हम यूज तो करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा मात्रा में यूज करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि आप देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफाइड किया था, इस चीज़ को बताया भी था कि ये जब हम ज़्यादा मात्रा में इसका यूज करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और इससे जो समस्याएं पैदा होंगी वो एक कंट्री में न रह के पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएंगी, मतलब रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज द पोटेंशियल अफेक्ट एनीवन ऑफ एनी एज इन एनी कंट्री, ठीक है। ऐसा कोई भी देश नहीं बचेगा जहाँ पर ये एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा यूज होगा, तो जो समस्याएं पैदा होंगी वो उससे कोई एक सेक्टर नहीं, कोई एक एरिया नहीं, जब बल्कि हर देश, दुनिया का हर देश इससे अफेक्टेड होगा। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, मेन चीज़ आपको ये मैं समझा रहा था यहाँ पर कि एंटीबायोटिक जो होती हैं, जो हमारे अंदर सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं, जो बीमारियाँ या इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनको या तो मारती हैं या क्या करती हैं, उनके ग्रोथ को रोकती हैं। और दोस्तों जिसने एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाई थी, जिसका हमने अभी नाम बताया, ठीक है, फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा जो बनाई थी वो कौन सी दवा थी आपकी, क्या कहते हैं वो, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन उन्होंने बनाई थी और 1945 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था दोस्तों,
क्या दिया गया था उनको, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था दोस्तों। तो नोबेल प्राइज उनको कब दिया गया था, 1945 में। और किस किस को दिया गया था नोबेल प्राइज यहाँ पर दोस्तों, उनको दिया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनका फुल नेम था, और अर्नेस्ट चेन थे। इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में, क्योंकि उसने डिस्कवरी की थी किसकी, पेनिसिलिन की, तब पेनिसिलिन की खोज की थी। ये वर्ल्ड की पहली थी तुम्हारी एंटीबायोटिक्स, लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और जब इसका उन्होंने आविष्कार किया था, इसकी खोज की थी, तो उन्होंने जब ये लिया था नोबेल प्राइज के लिए, तो उन्होंने मंच पे आके लास्ट में इसके बारे में एक वार्निंग दी थी। फ्लेमिंग नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच ही एंडेड विथ अ वार्निंग। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों लिखा है, उन्होंने अपना जो भाषण था नोबेल प्राइज लेते हुए जब उसको ख़त्म किया, तो एक फ्यूचर जनरेशन मतलब आने वाली आगे पीढ़ी के लिए एक वार्निंग दी। तो वो वार्निंग क्या थी, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए वार्निंग थी। वार्निंग क्या थी कि उन्होंने कहा था, बट आई वुड लाइक टू साउंड वन नोट्स ऑफ वार्निंग, कि मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। पेनिसिलिन इज नॉट ऑल इंटेंट एंड पर्पज नॉन पॉइजनस, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट गिविंग एन ओवरडोज एंड पॉइजनिंग द पेशेंट। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा था कि पेनिसिलिन किसी भी दशा में पॉइजनस नहीं है, ठीक है, मतलब वो एकदम सुरक्षित है। तो उसको चाहे आप ओवरडोज दोगे तब भी वो किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन उन्होंने इसके बाद कहा, देयर मे बी अ डेंजर, लेकिन ये खतरा हो सकता है, क्योंकि इन अंडरडोज, जब इसको कम मात्रा में दिया जाएगा। अगर पेनिसिलिन ओवरडोज में दोगे तो कभी खतरा नहीं पैदा, किसी को खतरा नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको कम दोगे तो ये खतरा पहुंचा सकती है। कैसे दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में उन्होंने देखा था, लेबोरेटरी में देखा था कि पेनिसिलिन जिन माइक्रोब्स, जिन बैक्टीरियो को मारती है, उनके ग्रोथ को रोकती है, ठीक है, अगर उन पर कम मात्रा में दिया जाए, जैसे आपको भूख एक रोटी की है, या मान लीजिए आप या कोई मतलब कीड़ा ही है, अगर वो एक डंडे से मरता है, उस पर डंडा छुआओगे, हल्के से मारोगे, नहीं मरेगा, तो समझ जाएगा कि अगला जब वार करोगे तो वो कुछ ना कुछ सचेत हो जाएगा। तो उसी प्रकार उन्होंने प्रयोगशाला में देखा था कि जब किसी माइक्रोब्स पे ना, लेबोरेटरी में उन्होंने जब प्रयोग किया था कि जब किसी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया पर ये एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, तो अगर उन पर कम मात्रा में यूज की जाती है तो वो बैक्टीरिया अपने आप को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के खिलाफ तैयार कर लेते हैं, तब उन पर एंटीबायोटिक क्या करती है, वो असर नहीं करती है। तो ऐसा उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में ऐसा प्रयोग देखा था, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लेबोरेटरी में देखा था। उसके बाद कहा था कि ये ऐसा ही प्रोग्रेस शरीर में होता है, इन द बॉडी में ही होता है, ठीक है, क्योंकि जब पेनिसिलिन को कम मात्रा में दिया जाता है तो वो एंटीबायोटिक को मार नहीं पाती है, उसकी ग्रोथ को रोक नहीं पाती है, और क्या कहते हैं उसको, माइक्रोब्स को, सॉरी एंटीबायोटिक नहीं, क्या कहते हैं, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को मार नहीं पाती है, ठीक है, जबकि माइक्रोब्स या बैक्टीरिया अपने आप को उसके खिलाफ तैयार कर लेते हैं। तो इसके आगे एडिसन ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, कि ये एंटीबायोटिक हर दुकान पे बिकेगी, और एनी वन इन द शॉप, कोई भी उसको दुकान पर खरीद सकता है, ठीक है। तो देयर इज द डेंजर दैट इग्नोरेंट में इजिली अंडरडोज हिमसेल्फ। तो कहा तब एक खतरा पैदा होगा। खतरा क्या होगा, इग्नोरेंट मतलब जो अज्ञान आदमी है, इग्नोरेंट मैन है, वो बड़ी आसानी से इसको कम मात्रा में ले सकता है, और जब कम मात्रा में लेगा तो जब उसके अंदर जाएगी तो ये एक्सपोज हो जाएगा, मतलब ये जो हथियार व्यक्ति का है माइक्रोब्स के आगे एक्सपोज हो जाएगा, और उसके लिए नॉन लीथल हो जाएगा, और उसके, ठीक है, और उस माइक्रोब्स के लिए क्या हो जाएगा, नॉन लीथल मतलब होता है कोई खतरा नहीं होगा उसको, मतलब वो माइक्रोब मरेगा नहीं, ठीक है, और वो क्या कर लेगा, अपने आप को रेसिस्टेंट कर लेगा, मतलब उस एंटीबायोटिक्स दवा के खिलाफ अपने आप को तैयार कर लेगा। फिर उस पर कितनी भी दवा दो एंटीबायोटिक्स, वो ख़त्म नहीं होगा। और इसी प्रकार उन्होंने इस चीज़ को एक उदाहरण के साथ भी बोला कि उन्होंने दिया एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन, मतलब इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, कौन सा, एक्स नाम का व्यक्ति है, उसके गले में क्या है, सोर एक है, फोड़ा सोर है गले में, तो थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गले में फोड़ा है गले में उसके, ठीक है। वो क्या करता है, सिंपल सी पेनिसिलिन खरीद लेता है और अपने आप को दे देता है, लेकिन नॉट इनफ, लेकिन ये पेनिसिलिन इनफ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है टू किल द स्ट्रेप्टोकोकी,
जो सोरा जिस बैक्टीरिया या जिस माइक्रोब के कारण सोरा हुआ है उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकी नाम है। उसको मारने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बट इनफ टू एजुकेट देम टू रेसिस्ट पेनिसिलिन। लेकिन बैक्टीरिया के लिए पर्याप्त थी कि वो अपने आप को पेनिसिलिन के खिलाफ तैयार कर सके। शिक्षित एजुकेट का मतलब सुनियो ना, कि बैक्टीरिया के लिए पर्याप्त थी कि बैक्टीरिया तो सीख गया कि ये पेनिसिलिन हमको नुकसान कर रही, तो हमको कैसे इससे लड़ना है। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने वाइफ को इन्फेक्टेड कर देता है। उसके अंदर जो बीमारी थी, दवा तो लिया, वो पूर्णतया ठीक नहीं हुआ कि उसने कम मात्रा में एंटीबायोटिक ली थी, और वो क्या करता है, इस दवा से अपनी पत्नी को इन्फेक्टेड कर दिया। उसकी पत्नी ने क्या हो गया, निमोनिया हो गया उसी बैक्टीरिया से। और वो बैक्टीरिया क्या होता है ना, हो गया एंड ट्रीटेड विथ द पेनिसिलिन। पत्नी का इलाज करवाया पेनिसिलिन से। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा भी, बताया कि वो एजुकेटेड हो गया है। अब क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकी जो हो चुका है, रेसिस्टेंट हो चुका है, कि पेनिसिलिन के खिलाफ अपने आपको तैयार कर लिया है। तो क्या हुआ, ट्रीटमेंट फेल्स, इलाज क्या हो गया, फेल हो गया। अब उसकी पत्नी क्या हो गई दोस्तों, मिसेज एक्स डाइज, उसकी पत्नी मर गई। तो दोस्तों अब आप लोग ये बताइए, हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसेज एक्स डेथ। कौन जिम्मेदार है उसकी पत्नी के मौत के लिए। तो कोई कहेगा खुद वो व्यक्ति, क्योंकि वो कम मात्रा में लिया पेनिसिलिन को। लेकिन किस लिए वो जिम्मेदार है, किस लिए, ठीक है, क्योंकि वो नेग्लिजेंट था। नेग्लिजेंट यूज ऑफ पेनिसिलिन चेंज द नेचर ऑफ द माइक्रोब। कि वो किस लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अज्ञानतावश, ठीक है, पेनिसिलिन की कम मात्रा ली, जिससे क्या हो गया, माइक्रोब सचेत हो गया। इससे मोरल क्या मिलता दोस्तों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती, इस स्टोरी से शिक्षा आपको क्या मिली। एडिसन ने कहा क्या मोरल मिलता है, मोरल मिला कि इफ़ यू यूज पेनिसिलिन तो यूज इनफ, कि अगर आप पेनिसिलिन यूज कर रहे हो तो इनफ मात्रा में यूज करो। अदरवाइज जो आपके अंदर बैक्टीरिया है, जो बीमारी का कारण है, जो बीमारी के कण हैं, मतलब वो जीवाणु हैं, वो अपने आप को पेनिसिलिन के खिलाफ तैयार कर लेंगे। फिर आप दवा लेते रहो, वो आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही आपने देखा होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो मुझे फला या इस एक्स डॉक्टर की दवा फ़ायदा करती है, और मेरे बच्चे को भी इसी डॉक्टर की दवा फ़ायदा करती है, अन्य डॉक्टर की दवा फ़ायदा नहीं करती। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि और यहाँ तक आप मेडिकल स्टोर से कहते हो, कुछ लोग मेडिकल स्टोर वाले खुद को डॉक्टर समझते हैं। आप दवा लेने जाते हो ना दोस्तों, आप दवा लेने जाते हो तो कहेंगे फार्मूला सेम है, ये दवा ले जाओ फ़ायदा करेगी। आप ले आते हो, डॉक्टर को दिखाते भी नहीं, बट वो दवा काम नहीं करती है। हमारे देश में दोस्तों ये बहुत कमी है कि हम मेडिकल स्टोर वाले पे विश्वास कर लेते हैं। कितना पढ़े हैं, पेनिसिलिन क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, कैसे काम करती, कुछ नहीं पता है हमको। तो केवल दोस्तों कुछ आगे कहेंगे नहीं, आप लोग जागरूक हो। तो दोस्तों ये जो खबर निकली है, ठीक है, आपने जो पढ़ा अभी, जो मैं दिखाया था कि ये 14,500 बच्चों पर प्रयोग हुआ है। कितने बच्चों पर, 14,500 बच्चों पर ये दवा प्रयोग की गई है, एंटीबायोटिक शोध किया गया है कि, और साइंटिस्ट ने ये चेताया है कि कम उम्र के बच्चों को एंटीबायोटिक ना दी जाए। उन पे सेहत पे क्या होता है, इसमें देखो दोस्तों साफ साफ लिखा है कि अगर बच्चों में क्या आती है दोस्तों, अगर छींक भी आती है दोस्तों, ठीक है, बच्चों को अगर छींक भी आई तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत एंटीबायोटिक, माँ बाप उसको एंटीबायोटिक खाने लगते हैं। तो अमेरिका में कौन सा कॉलेज है दोस्तों, जहाँ पर ये मोयो क्लिनिक, एक है मेयो क्लिनिक, वहाँ पर अध्ययन किया गया है बच्चों पर। देखा गया है कि जिन पर एंटीबायोटिक 2 साल से जो कम बच्चे हैं उन पर शुरुआत से एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती है, उनमें आगे चलकर क्या होता है, अस्थमा होता है, एक्जिमा होता है, सहित अन्य एलर्जी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इनकी ज़्यादा संभावना होती है जिन्हें 2 साल से कम उम्र में एंटीबायोटिक दवाएं खिलाई जाने लगती हैं। शोधकर्ताओं ने लगभग 14,500 बच्चों की सेहत से जुड़े रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनमें से 70%, तो 70% जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो एंटीबायोटिक जिनको खिलाया जा रहा था, ठीक है, उन्हें, ठीक है, क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल और लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारियां जैसे अस्थमा, एक्जिमा, फ्लू, मोटापा, एकाग्रता में कमी, आक्रामकता के खतरों में सीधा
संबंध देखा गया, सीधा इजाफा देखा गया। मतलब जो बच्चे 2 साल से कम होते हैं उनको शुरुआत से अगर एंटीबायोटिक दी जाती है तो उनमें ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ शोधकर्ताओं ने ये बताया कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। जब उन पर ज़्यादा मात्रा में छोटी उम्र में एंटीबायोटिक दी जाने लगती है तो अक्सर पेट और आंत में मौजूद गुड बैक्टीरिया तो अच्छे बैक्टीरिया नष्ट कर देती है जो एंटीबायोटिक है, जिससे हानिकारक संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो दोस्तों हमें एंटीबायोटिक हम लेते हैं जीवाणुओं को, खतरनाक जीवाणुओं बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो हमारे अंदर के बच्चों के अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है। इसीलिए हमें एंटीबायोटिक छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो हम देंगे क्या, इस समय सर्दी हो रही, खांसी वांसी है, तो दोस्तों साइंटिस्ट ने बताया कि हम प्रयोग करें शहद का, बेहतर इस्तेमाल होगा। उन्होंने दिया है, प्रयोग करके देखा भी है कि 36% कितना 36% ज़्यादा कारगर है शहद सर्दी खांसी दूर करने में एंटीबायोटिक से। कि एंटीबायोटिक ठीक अगर क्या कहते हैं 100 दिन में ठीक करेगी तो ये उससे 36 दिन कम में ठीक कर देगा दोस्तों, क्योंकि 36% ज़्यादा, ठीक है। उसकी अगर 100 स्पीड से चल रहा है तो शहद 136 की स्पीड से चलेगा, ठीक है। और वो 44 आगे देखो क्या दिया साइंटिस्ट ने, 44% गिरावट आती है खांसी की तीव्रता में, जकड़न में, ठीक है। तो अगर साह लेना शुरू करते हो, बच्चे को साह चटाना शुरू करते हो तो 44% उसकी खांसी और जकड़न जो होती है ठीक होने लगती है। और 2 दिन में गले में जो खराश हुई है, सीने में दर्द है, कफ की समस्या है, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाता है। 14 शोध पत्रों का विश्लेषण के बाद ऑक्सफोर्ड शोधकर्ताओं ने ये दावा किया दोस्तों। ये जो दावा पेपर में निकलता है ये काफ़ी ऑथेंटिक होती जानकारी दोस्तों। और एंटीबायोटिक का खतरा क्या है, देखो एंटीबायोटिक से ज़्यादा यूज करने से और एक समस्या एडिसन ने पहले ही चताया था दोस्तों, जब उन्होंने बनाया था। एडिसन नहीं, सॉरी दोस्तों, जो फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी, जिसके लिए उनको 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, पेनिसिलिन थी। उन्होंने जब पेनिसिलिन बनाई थी तभी चताया था कि इसका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाए जब बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, क्योंकि जैसे तमाम बीमारियां फैल रही तब कुछ ना काम करे तब एंटीबायोटिक दी जाए। लेकिन आज हर गली नुक्कड़ पे जो डॉक्टर बैठा है, ये मेडिकल स्टोर पे कहीं भी जाओ, सब एंटीबायोटिक दे रहे हैं। कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, कुछ नहीं, तो बस ले जाओ ये एंटीबायोटिक खाओ, हर मर्ज की दवा एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। दोस्तों आप देखो हर 15 मिनट में एक अमेरिकी की मौत हो रही है, इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण। हर साल, ठीक है, 7.5 लाख लोगों की जान जा रही है सुपर बग संक्रमण से, ठीक है। क्या है सुपर बग संक्रमण, अभी बता रहे हैं दोस्तों। तो संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता घटती है, सुपर बग के पनपने का भी हो जाता है ज़्यादा खतरा। ज़्यादा एंटीबायोटिक जब यूज करते हैं ना, बैड बैक्टीरिया के ख़त्म होने के लिए एंटीबायोटिक जो दी जाती है वो गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है। जब गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सुपर बग क्या होगा, हमारे अंदर ज़्यादा पनपेगा। तो उसमें सुपर बग क्या होता है, खबर तो पढ़ ली हमने, अब सुपर बग होता है क्या है, सुपर बग क्या होता है पता नहीं दोस्तों। सुपर बग क्या होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे, अब बने रहना वीडियो में। वेयर इज सुपर बग, मेरा ये है दोस्तों सुपर बग। देखो इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए दोस्तों, वो आप लोग पढ़ लेना क्या प्रमुख बिंदु हैं, आपका स्क्रीन पे है, थोड़ा पॉज कर लेना, उसके बाद आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सुपर बग क्या होता है, आपको क्या है सुपर बग होता है क्या है, तो आपको इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, हम साफ साफ बता देते हैं आपको इसका सारांश। जैसे भी मैंने बता भी दिया है, इसको क्या वीडियो देख लेना। सुपर बग क्या होता है दोस्तों, सुपर बग एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एंटीबायोटिक जब दवा दी जाती है आपको किसी बीमारी के लिए, अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, कि शुरुआत से आप बचपन से जब कैसे पैदा हुए एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो आपके अंदर जो जीवाणु बीमारी वाले बैड बैक्टीरिया थे, जो बैक्ट जीवाणु मतलब जो खराब जीवाणु थे जो आपकी सेहत को नुकसान कर रहे थे, वो एंटीबायोटिक के बारे में जान गए और खुद को उनके खिलाफ तैयार कर लिया। और जब जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इन पर जब एंटीबायोटिक दवा फायदा नहीं करती है, कोई काम नहीं कर पाती, तो वही जीवाणु क्या कहलाता है, सुपर बग कहलाता है। मतलब बग माने होती समस्या, वो खटमल नहीं देखो, उसी को हम बग बोलते हैं, ठीक है। तो वो सुपर माने उससे ऊपर हो गया कि उन पर हम जहर डालते रहें और वो खत्म ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो सुपर बग हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम सुपर बग कहते हैं कि जब बार बार एंटीबायोटिक दवा यूज करते हैं, और जब एंटीबायोटिक दवा जिस
पर काम ना करता है उसको हम सुपर बग कहते हैं। तो सुपर बग से पूरे साल में 7.5 लाख लोग मर रहे हैं और अमेरिका में हर 15 मिनट में मर रहा है। दोस्तों अमेरिका की जनसंख्या कितनी है आप लोग जानते हो कि यूपी बिहार की मिला देंगे अमेरिका से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंडिया में कितने हैं 137 करोड़ और हर जगह एंटीबायोटिक खुलल्ले से बिक रहा है। यहाँ पर मौत का कोई मतलब कुछ कहेंगे नहीं दोस्तों, आप लोग बहुत जागरूक हो। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी जानकारी के लिए, कॉमेडी के लिए, एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको हर तरीके का वीडियो देते रहेंगे, आपको मज़ा आएगा और जानकारी अपनी बढ़ाओ। धरती पे आपने जन्म लिया है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, ना कि जो ज्ञान है उसमें सीमित रह जाने के लिए। एंजॉय करें, मस्त रहें, खुश रहें और ऐसे ही ज्ञान लेते रहें। वेलकम करेंगे आपको अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।